नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में आज सुबह फोर्सेज ने एक आईडी को बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि एक मुसद्दिका इतला मिलने पर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज ने मुश्तरका तौर वनपुरा में निवा श्रीनगर रोड पर एक आईडी को बरामद किया है, जिसके बाद ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करके इसे नाकारा बना दिया गया। पुलिस का कहना है कि बरामद की गई आईडी का वजन 5 किलो था और इसे एक नाकारा बनाकर फोर्सेज ने एक बड़े हादसे को टाल दिया है। जराये का कहना है कि पुलिस ने इस सिलसिले में कई मुश्तबह अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। वादी में एक बार फिर पुलिस और शहरियों की टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ और इस सिलसिले में मरकजी सरकार में तशवीश पाई जा रही है। वजारत दाखिला की जानिब से वादी में टारगेट किलिंग को लेकर एक आला सतही इजलास तलब किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर खासकर वादी की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। मीटिंग में पुलिस और दीगर फोर्सेस के आला अफसरान शामिल होंगे, जबकि इंटेलिजेंस इदारों के आला अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज भी श्रीनगर के नवाकदल और अनंतनाग के बिजबिहारा इलाकों में शहरी और एक पुलिस ऑफिसर को निशाना बनाकर उनका कत्ल किया गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन का खौफ बढ़ता जा रहा है और इस पर काबू पाने के लिए दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की तादाद 184 हो गई है, जिनमें 83 जोन सिर्फ जनूबी दिल्ली जिला के हैं। जनूबी दिल्ली में सील होने वाले ज्यादातर फार्म हाउस हैं। दिल्ली में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफे के अलावा कोरोना के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। दिल्ली हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के एक्टिव मामलों में 118% का इजाफा हुआ है और इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन की तादाद में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान कंटेनमेंट जोन की तादाद में 80% इजाफा हुआ है। वाज़ह रहे कि 1 दिसंबर को कंटेनमेंट जोन की तादाद 102 थी और गुज़श्ता शाम ये तादाद बढ़कर 184 हो गई है। उधर घर पर रह रहे मरीजों की तादाद में भी 112% इजाफा हुआ है। दिल्ली में 13 दिसंबर तक कोरोना के 30 मामले यौमिया रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन अब रोजाना 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और ये कुल ये तादाद 125 रही है। इसी वजह से दिल्ली में 13 दिसंबर को कोरोना के एक्टिव मामले 393 थे, जबकि अब ये तादाद बढ़कर 624 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना को लेकर एक आला सतही जायजा मीटिंग बुलाई है। इसमें महकमे सेहत के अफसरान और कई दीगर महकमों के अफसरान मौजूद होंगे। इस दौरान ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस पर लगाम लगाने के बारे में बातचीत होगी। वाज़ह रहे कि ओमिक्रॉन की एंट्री अब उत्तराखंड और हरियाणा में भी हो चुकी है। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के कुल केसेस 254 हो गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री अब उत्तराखंड और हरियाणा में भी हो चुकी है। देहरादून में एक 23 साल खातून की
ओमिक्रॉन रिपोर्ट मजबूत आई है, जो कि स्कॉटलैंड से वापस आई है। उसी वक्त पाया जम बंगाल में 2 लोग जो बैरून मुल्क से वापस आए हैं ओमिक्रॉन मजबूत पाए गए हैं। यहां हरियाणा में 4 मुतासरीन की शिनाख्त हुई है। इनमें से 2 केस पानीपत से, एक करनाल और फरीदाबाद से रिपोर्ट हुए हैं। पानीपत के दोनों लोग इंग्लिस्तान से वापस आए हैं। इसके साथ ही फरीदाबाद और करनाल में रहने वाले लोग कनाडा और पुर्तगाल से वापस आए हैं। करनाल के मरीज का बेटा भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। केरला और गुजरात में भी गुज़श्ता रोज 9 नए मरीजों की शिनाख्त हुई है। केरला के वज़ीर सेहत वीना चार्ज ने कहा है कि कोलम पहुंचने वाले 6 और त्रिनावतपुरम आने वाले 3 अफराद नए किस्म से मुतासिर पाए गए हैं। केरला में कुल केसेस 24 हैं, जबकि गुजरात में नए वेरिएंट के मरीजों की तादाद 23 हो गई है। इसके साथ ही मुल्क भर में ओमिक्रॉन के कुल केसेस की तादाद 254 हो गई है। राजस्थान में आज 4 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई है। जयपुर में एक शख्स, उसकी बीवी और एक बुजुर्ग की रिपोर्ट ओमिक्रॉन मजबूत आई है। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए महकमे तालीम की जानिब से स्मार्ट क्लासेस का आगाज किया गया था और करोड़ों रुपए खर्च कर सरकार इमारतें या स्मार्ट क्लासरूम्स तैयार करने के बाद भी नाकाम नजर आ रही हैं। इसी तरह का एक स्कूल गुल गुजराल जम्मू में है, जो हायर सेकेंडरी स्कूल है। ताहम यहां कायम स्मार्ट स्कूल गुज़श्ता 2 बरसों से बंद पड़ा हुआ है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस क्लासरूम का इफ्तिताह किया था। ताहम मुतल्लिका हुकाम स्कूल में बने स्मार्ट क्लासरूम्स को चलाने में कामयाब नहीं हो सके, जिसे लेकर तालिबे इल्मों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। मेरा नाम मुस्कान है और यहाँ पे जो स्मार्ट क्लास है उसका यूज़ नहीं किया जाता है और यहाँ पे मतलब जब से बनी है तब से बंद पड़ी है। हम दूसरी लैब में जाके इसका इस्तेमाल करते हैं। जी ये सर हमने अभी अच्छी तरह से सर हैंड ओवर नहीं किया है। सर हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें पूरी तरह से हैंड ओवर करें और हमें अच्छे से अच्छा सर ट्रेनर दें, जिससे सर हम इसका पूरा लाभ उठा सकें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मिनिस्टर ऑफ पीएमओ, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। मेरी सरकार से ये क्वेश्चन है कि 2 साल पहले जिस स्मार्ट क्लास का उद्घाटन हुआ था, इसकी ठेकेदारों की पेमेंट हो चुकी है। जो कंपनी ने ये इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं उसको भी पेमेंट हो चुकी है, लेकिन बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा इसका। मैंने 2-3 बार बीडीओ साहब से बात की है, डीसी साहब को लेटर लिखा है कि भाई इसका जो है, इसको कोई इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेनर है उसको भेजो यहाँ पे, जो स्कूल में हमारा स्टाफ है उसको आगे ट्रेनिंग दे, बच्चों को फायदा हो। लेकिन 14 लाख रुपया खर्च करके आज तक 2 साल से ये कमरा बंद पड़ा हुआ है। कोई इसका बच्चों को कोई फायदा नहीं हो रहा, स्टाफ को कोई फायदा नहीं हो रहा। और हमारी ये फौरन सरकार से अपील है कि जल्दी से टेंडर को भेजें, नहीं तो हम इसका प्रोटेस्ट करके। वादी कश्मीर में नौजवान नस्ल में मंशियात का रुझान बढ़ता जा रहा है, जिस पर हर किसी को तवज्जो देने की जरूरत है और आए दिन ये वबा नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। माहिरीन का कहना है कि पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी इसकी रोकथाम के लिए आगे आना होगा, ताकि इस वबा को खत्म किया जा सके। लगता है गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया है उसमें अगर हम खुद अपना सर्वे करेंगे उसमें ज्यादा ही परसेंटेज निकलेगा। गवर्नमेंट ने 70 बोला है, मैं फिर भी 80-90% बोलती हूँ। यूथ विद अदर पीपल एज वेल, सिर्फ हमारे यंगस्टर्स नहीं है, ओबियसली हमारे बाकी लोग भी इन्वॉल्व है इसमें। एंड जो आपने 40% लेडीज का कहा है वैसा सच है, ऐसा है, लड़कियां मुलविस है इसमें। इनफैक्ट कुछ औरतें जो है वो बेचती भी हैं, उनका ये बिजनेस है। और एब्सोल्युटली इट्स राइट कि ऐसा हो रहा है। हमें ये भी देखना है ना, हमारे पास यहाँ पे रिहैब सेंटर्स कितने हैं। हमने भी प्राइवेट रिहैब सेंटर इसलिए डाला है क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट रिहैब सेंटर्स है दे आर नॉट ऑपरेटिंग वेरी वेल। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हमने हमारे बच्चे बहुत सारे बाहर भेजे क्योंकि यहाँ पे जो रिहैब से दे फेल्ड। अब जो हमारा रिहैब है अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा चल रहा है और उसमें रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। बट ये है कि
हम सबको अगर इस चीज को खत्म करना है, हम सबको खड़ा रहना है। हम ब्लेम करते रहेंगे पुलिस पे, पुलिस कुछ नहीं करेगी, हम एडमिनिस्ट्रेशन पे और गवर्नमेंट पे ब्लेम करते रहेंगे, हमारे लड़के खराब हो जाए। आज हालात बहुत खराब है, हर नुक्कड़ पे, हर गली में ड्रग्स, हेरोइन सरेआम मिलता है। मैं आपको कह रही हूँ, मेरे पास जो डेटा है, और वो ऐसा डेटा नहीं है कि मैंने ऊपर ऊपर से डेटा किया, हमारे पास रियल पेशेंट्स का डेटा है। औरतें बेचती है अनंतनाग, मैं आपको नाम लेके बोलूंगी, अनंतनाग में, पहलगाम में, श्रीनगर में, हवल में, डाउनटाउन में, हर जगह बिकता है, हर जगह, परेपुरा में, बागात में। आप मुझे बताएं कौन सी गली में आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ बिकता है। खुद हमें लड़कों ने इन्फॉर्मेशन दी, यही इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास भी होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे पास है। पुलिस कैसे पकड़ेगी लड़कों को? जब पकड़ेगी, बंद करेगी, उनके पेरेंट्स आके छुड़ा देते हैं, या उनको विड्रॉल्स आते हैं, उनको छुड़ाना पड़ता है। इसका एक हल हमें ढूंढना है, हम सबको स्टार्ट करना है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिहैब्स डालें, हम इन बच्चों को समझें, हम इन बच्चों को अंडरस्टैंड करें और इस लत से बचाएं। ये एक बीमारी है, ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक बीमारी, कोविड से ज्यादा खतरनाक बीमारी। अगर आप इस बीमारी में पड़ गए, आपका शरीर इस हेरोइन को या इस ड्रग्स को मांगता रहेगा। जब तक आपका शरीर ठीक नहीं होगा, तब तक आपका दिमाग भी ठीक नहीं होगा। तो हमें, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है ना। जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जब उनको एडमिट करते हैं, उनकी बॉडी की हालत बहुत बुरी होती है। आप खुद सोचे, यहाँ उंगलियों में भी सिरिंज किया होता है, वेन्स, उनकी नजर भी नहीं आती है, उनकी बॉडी बिल्कुल तबाह हो गई होती है, उनको हेपेटाइटिस सी होता है, उनका लिवर खराब होता है, उनको उल्टियां आती हैं, लूज मोशंस लगते हैं, कभी ऐसा होता है कि उनको कॉन्टिन्यूसली ब्लड की उल्टियां आती हैं। उस टाइम पे डॉक्टर्स का अवेलेबल होना, साइकेट्रिक का, हमारा अवेलेबल होना, नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसकी बॉडी स्टेबल होगी ना, ड्रग्स कौन मांगता है? बॉडी ही मांगती है ना। बॉडी दर्द में जब होती है, तब वो कहते हैं प्लीज हमें ड्रग्स दे दो। जब वो दर्द हम आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते हैं, तब उनके दिमाग पे हम काम करते हैं कि क्या आप कर रहे थे और क्या आपको करना है। फिर रियलाइजेशन होती है। ऐसे नहीं एकदम से हम ड्रग्स खत्म कर देंगे, इट इज अ होल प्रोसेस। और ये समझने में हम कश्मीरी जो है ना, वो गलती कर रहे हैं। हमें लगता है इनको मार के, इनको पीट के, इनको खत्म करके ड्रग्स खत्म होगा। ड्रग्स सरेआम मिलता है और वो खत्म नहीं होगा जब तक हम रियलाइजेशन इस कौम में नहीं डालेंगे। भी जिम्मेदार है, मैं नहीं कहती हूँ आवाम जिम्मेदार नहीं है, हम एज ए सिटीजन ऑफ कश्मीर हम भी जिम्मेदार है। हम लोगों में भी खामियां है, लेकिन पुलिस के तो सामने सब कुछ है। पुलिस हर दिन न्यूज होती है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि भाई हमने इतना ड्रग्स पकड़ा के। वो ड्रग्स फिर पकड़ के जाता कहाँ है? हमने देखा है पंजाब में जब ड्रग्स पकड़ा जाता है, वो जला देते हैं, है ना, उस पे वो ट्रैक्टर वगैरह चला देते हैं शराब की बोतल पे, वॉट एवर इट इज, जो भी इंफॉर्मेशन आती है। कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं होता है? कभी जला है हीरोइन? कभी जला है ये सारी मेडिसिन जो इनको मिलती हैं? जाती कहाँ है? रिकवरी कहाँ जाती है? डिस्पोज ऑफ कहाँ होता है? उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड तो होगा ना पुलिस के पास, या वो आगे दे देते हैं फिर बेचने के लिए? कुछ ना कुछ तो होगा ना। वी नीड डिटेल्स। आप गवर्नमेंट एक सर्वे दे रहा है 70-80% है ड्रग्स, उसके बाद डिटेल्स कहाँ है, कहाँ से आ रहा है? महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि चंद मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हुई हैं। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें भी हुई है। ताहम कहा कि बड़े पैमाने पर महकमा मौसमियात का कहना है कि बड़े पैमाने पर बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। मगरबी हवाएं 26 दिसंबर की शाम से जम्मू कश्मीर को मुतासर करेंगी, जिनकी वजह से कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों में 27 और 28 दिसंबर के दौरान ज्यादातर मकामात पर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। शुमाली कश्मीर के गुलमर्ग, टंगमर्ग, कुपवारा, बांडीपुरा और दीगर कई पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। केरल से बहुत अच्छा है। हमारी जगह तो स्नोफॉल नहीं होता, सिर्फ बारिश है, इसलिए पहली बार ऐसा देखते बहुत खुश हुए हम भी और हमारे फैमिली भी, सब हैं इधर। मैं सभी को इधर आने के लिए जरूर रिकमेंड करेगा, बहुत अच्छा है इधर स्नोफॉल और ये सब देखने के लिए कश्मीर जरूर आना। अभी तीसरा चिले कलान है आज, तो तीसरे चिले कलान ने अपना रुख देखा है, मतलब दिखाया जो जिसके लिए ये फेमस है।
तो जितने भी टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं आज बहुत खुश है और हम भी खुश है और अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि और बर्फ़ गिरे, क्योंकि बर्फ़ गिरने से ये हमारे यहाँ पे जो है ना रौनक बढ़ जाती है। और सभी लोगों को हम बोलना चाहते हैं कि वो भी आ जाए यहाँ का जो कुदरती हुस्न है इससे वो लुत्फ़ अंदाज हो जाए। और ये जो महीना अभी चल रहा है चिले कलान का, इसका हमें मतलब साल भर यहाँ पे इंतज़ार रहता है कि ये महीना कब आ जाए, क्योंकि इसमें ऊपर वाला किसी को निराश नहीं करता, सभी लोग यहाँ पे कमाते हैं। मेगा झा फ्रॉम ग्वालियर। पूरे साल भर से इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी मतलब कब देखने मिलेगी। पिछली बार भी आए थे बट मिली नहीं थी, बट इस बार बहुत ज्यादा खुश हैं कि मिल गई। सो हैप्पी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में अगरचे आज सुबह से हल्की बर्फबारी हुई, ताहम सेहती मुकाम गुलमर्ग में 2 से 3 इंची बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। जहां सयाहत से वाबस्ता लोगों के चेहरे इस बार खिल उठे, वही जो सयाह यहाँ पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस ताज़ा बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। अब उम्मीद यही चाहती है कि नए साल से पहले सेहती मुकाम गुलमर्ग में अच्छी बर्फबारी हो, ताकि यहाँ पर जो सयाह आ रहे हैं वो भी इस बर्फबारी का पूरी तरह से लुत्फ ले सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। उधर वादी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहरा और जनूबी जिला शोपियां को सूबे जम्मू के पूंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। वादी के बाला इलाकों में हुई हल्की बर्फबारी और कई इलाकों में बारिशें हुई। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि श्रीनगर लेह शाहरा पर सोनामर्ग, जोजिला पास, मैनमर्ग और द्रास के मकामात पर हल्की बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की नकल हमल मुअत्तल की गई है। ताहम मौसम ठीक रहने की सूरत में ही शाहरा का जल्दी खुलना मुमकिन हो सकता है। दरियासना 86 किलोमीटर तवील तारीखी मुगल रोड पर भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इस रोड पर पीर की गली, हिरपुर, शोपियां और दीगर मकामात पर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशें हुई है। बात है कि हम तो ये कहते हैं कि ये जो मुगल रोड है, ये मुगल शाहरा जो है 12 महीने चलनी चाहिए। अभी तो बर्फ भी नहीं है, आज छोटी मोटी है, तो मेरी महकमा से ये गुजारिश होगी कि मशीनें क्योंकि आपको दस्तयाब हैं, साथों साथ मशीनें लगा के बर्फ हटाई जाए ताकि लोगों का आना जाना जो है उसमें आसानी रहे। स्टेशन से भी कहूँगा कि वो भी इस पर गौर करें और कम से कम 1 महीना जब तक ज्यादा बर्फबारी नहीं हो जाती इस रोड को चालू रखा जाए। कई मामलात हैं वो नजदीक पड़ता है, गरीब लोग हैं वो सोहरा में जाते हैं, वहाँ मुफ्त इलाज होता है, तो इससे ये बातें जो है राजौरी पुंछ के लिए बड़ी अहम है। तो क्या कहेंगे, इस पर टनल बनना चाहिए? टनल बिल्कुल बनना चाहिए। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे मखसूस कर दिए, टनल बनना चाहिए, इसमें क्या तंगी की बात है। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की बात जो है आवाम तक रखते हो और सरकार तक पहुँचाते हो। आपका भी शुक्रिया और आपके बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने नारद कश्मीर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले सदर का इंतखाब किया और इस सिलसिले में डाक बंगलो बारामूला में 30 के करीब सहाफियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीनियर सहाफी गुलजार अहमद जरगर को बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर सदर गुलजार अहमद ने कहा है कि जो एतमाद और भरोसा सहाफी बरादरी ने उन पर किया उस पर भरपूर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और जो दरपेश मसाइल और चैलेंजेस हैं उन्हें दूर करने की भी कोशिश की जाएगी।
मुझ पर फिर एतमाद जाहिर किया है और मुझे मालूम है कि आज के दौर में हमें जो चैलेंजेस सामने हैं उन चैलेंजेस को लेकर बहुत कोशिश करनी है, बहुत मेहनत करनी है। उन चैलेंजेस जो दरपेश हैं यहाँ पर साफी बरादरी को, उनके उसके लिए काम करूँ मैं। जैसा कि कोविड के बाद जो हालात पैदा हुए हैं यहाँ पर, हम काफ़ी अरसे के बाद हम एक साथ मिले आज और यहाँ पर इलेक्शन का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें मुझे बदफा के राय उन्होंने सदर मुंतखब किया है। क्या मसले मसाइल हैं जर्नलिस्ट? खुसूसन मैं ये कहूँगा कि रोज़मर्रा फ़राइज़ के दौरान आज जो पहले 2019 से पहले जो यहाँ पर मसाइल थे और आज वो उसकी नवियत दूसरी है, आज वो दूसरी नवियत के मसाइल हैं। खुसूसन मैं ये कहूँगा कि आज हर एक सहाफ़ी जो है वो इक़्तिसादी तौर बहुत कमज़ोर हो चुका है और उनके घरेलू मसाइल बढ़ चुके हैं, उनके बच्चों के मसाइल बढ़ चुके हैं और रोज़मर्रा फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान भी उनको गुनागो मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। आपको लगता है आगे जो है जर्नलिस्ट के जो मुश्किलात हैं वो क्या दूर हो जाएंगे? इंशाअल्लाह हम तो इसी पर काम करेंगे, क्योंकि यही एक मकसद होता है एसोसिएशन का, क्योंकि एसोसिएशन का क़याम अमल में लाना ही मकसद ये होता है कि हम एकजुट होकर तमाम उन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सिंहपुरा कलान बारामूला में एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें कमेटी के सभी मेंबरान ने शिरकत की। मीटिंग का एजेंडा मेंबरान को स्कूल की तरक्की में उनके किरदार और फ़राइज़ के बारे में तरबियत देना था। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान ने इस तरबियती प्रोग्राम के लिए स्कूल के अमले की कोशिशों को सराहा है और स्कूल की बेहतरी के लिए काम करने का अहद भी किया है। मीटिंग में DDC मेंबर संग्रामा एडवोकेट इरफान हफीज लोन भी मौजूद थे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी थी, उनकी मीटिंग थी, तो इन्होंने हमें ये बताया था कि इनकी जब ये निश्चित इख्तिदाम होगी तो उसके बाद इन्होंने कहा यहाँ का हम सारे हमें भी मदऊ किया कि मिल बैठ के जो स्कूल में मसले मसाइल दरपेश है उन मसलों को हल करने के लिए इन्होंने कहा यहाँ आने के लिए, ताकि हम मिल के बात करें और उन मसलों को हल करें। स्कूल की डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ पर जो फेंसिंग बाकी इश्यूज है या यहाँ पर जो बाकी बिल्डिंगें इन जो हमारे इस वक्त यहाँ पर हेडमिस्ट्रेस मैडम है, बाकी असातिज़ा साहिबान यहाँ पर है, इनके यहाँ पर शायद आने से पहले बहुत कबल वक्त ये बिल्डिंग्स यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इन बिल्डिंग्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे प्रॉपरली फर्दर यूटिलाइज किया जाए, या यहाँ पर एनरोलमेंट जो है बच्चों की इसे कैसे बढ़ाया जाए और इसे एक अच्छा जो जहाँ की जो लोकल्स है वो कैसे इसमें कोऑपरेट करे, और जो डेवलपमेंट के हवाले से भी कुछ इश्यूज है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में अपने पार्लिमानी हल्का वाराणसी में नए तामीर शुदा इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल का आज इफ्तिताह और अमूल डेयरी प्लांट से जुड़े बनास काशी संकल्प प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने के साथ ही कुल 2095.67 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का तोहफा देंगे। काबिल जिक्र है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में मुमकिन असेंबली इंतखाबात के ऐलान से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी का गुज़िश्ता 10 दिनों में वाराणसी का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के लिए आए थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से वाराणसी में आवाम के लिए वक्फ की जाने वाली स्कीमों में 9 तामीर शुदा इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल समेत 870.16 करोड़ रुपए की लागत से तामीर 22 प्रोजेक्ट्स के अलावा संग बुनियाद के 1225.51 करोड़ रुपए के 5 प्रोजेक्ट शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म दोपहर 1 बजे वाराणसी में उन प्रोजेक्टों का तोहफा पेश करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी वाक़ा अमूल कैंपस में प्लांट का संग बुनियाद रखने के बाद पेंडुरा तहसील में दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के अलावा कारखानों में एक जलसे आम से भी खिताब करेंगे। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के 20 लाख खानदानों को जायदाद का ऑनलाइन मालिकाना हक जारी करेंगे। उनमें वाराणसी के तकरीबन 35,000 खानदान शामिल है। नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह।